नमस्ते। आज आप सबके सम्मुख मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पूस की रात लेकर प्रस्तुत हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनको नवाब राय के नाम से भी जानते थे। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में लम्ही गांव बनारस में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हुआ था। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुई। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ इस प्रकार हैं। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया। उनकी प्रसिद्धि मैंने पहले ही बताई है कि उपन्यास सम्राट के रूप में उनको जाना जाता है। साहित्य में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद साहित्य के पक्षधर हैं। साहित्य में अनेक प्रकार के आंदोलन हुए। उन आंदोलनों की दृष्टि से मुंशी प्रेमचंद जी प्रगतिशील आंदोलन के पक्षधर रहे हैं, उसका समर्थन किया है। उनकी कहानियाँ प्रगतिशील आंदोलन से प्रभावित है। और अन्य जानकारी के रूप में यह है कि मुंशी प्रेमचंद उनका साहित्यिक नाम था, वास्तविक नाम जैसे मैंने पहले बताया है। और बहुत वर्षों बाद उन्होंने ये नाम अपनाया था। उनका वास्तविक नाम जैसे पहले बताया धनपत राय था। जब उन्होंने सरकारी सेवा करते हुए कहानी लिखना आरंभ किया तब उन्होंने नवाब राय नाम अपनाया। बहुत से मित्रों ने जीवन पर्यंत नवाब राय के नाम से ही संबोधित करते रहे। उनके विवाह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 2 विवाह किए। पहला विवाह उस समय जब वे 15 वर्ष के थे। विवाह उनके सौतेले नाना ने तय किया था। पहली पत्नी से पटरी ठीक से नहीं चली, यानी सामंजस्य नहीं बैठा पाए, इसलिए वो विवाह टूटना स्वाभाविक ही था। इसलिए प्रेमचंद जी ने ये निश्चय किया था कि अपना दूसरा विवाह किसी विधवा कन्या से ही करेंगे, क्योंकि प्रेमचंद जी कहानीकार के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। समाज सुधार आंदोलन के समर्थक थे। उनकी कहानियों में भी यह आदर्श झलकता है। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि एक विधवा कन्या से ही वे विवाह करेंगे। फलतः प्रेमचंद जी ने दूसरा विवाह किया। पहली पत्नी से वैचारिक मतभेद रहने कारण दूसरा विवाह प्रेमचंद जी ने किया 1905 ईस्वी में। और उनकी दूसरी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। शिवरानी देवी बाल विधवा थी। उस समय बाल विधवा होना एक आम बात थी, पर विधवा विवाह का होना बहुत ही मुश्किल था। समाज इस विधवा विवाह का विरोध करता था, परंतु प्रेमचंद जी ने इस बात की परवाह नहीं की। उनके पिता फतेहपुर के पास के इलाके में एक साहसी जमींदार थे और शिवरानी जी के पुनर्विवाह के लिए उत्सुक थे। सन 1916 के आदिम युग में ऐसी विचार मात्र की साहसिकता का अनुमान किया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि दूसरी शादी के पश्चात इनके जीवन में कुछ परिस्थितियां बदली और आय की आर्थिक तंगी कम हुई। इनके लेखन में अधिक सहजता आई। प्रेमचंद जी की पदोन्नति हुई तथा स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिए गए। इस प्रकार दूसरा विवाह करने के बाद प्रेमचंद जी के जीवन में कुछ सुख और शांति आई और उन्नति हुई उनके जीवन में। उन्होंने बहुत अच्छी प्रगति की। प्रेमचंद जी ने अनेक कहानियाँ लिखी हैं। उनकी समस्त कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ कुछ इस प्रकार हैं: नमक का दरोगा, 2 बैलों की कथा, पूस की रात, पंच परमेश्वर, माता का हृदय, नर्क का मार्ग, वफा का खंजर, पुत्र प्रेम,
घमंड का पुतला, बंद दरवाज़ा, काया पलट, कर्मों का फल, कफन, बड़े घर की बेटी, राष्ट्र का सेवक, ईदगाह, मंदिर और मस्जिद, प्रेम सूत्र, माँ, वरदान, काशी में आगमन, बेटों वाली विधवा, सभ्यता का रहस्य एवं बड़े भाई साहब आदि उनकी कहानियाँ प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। उनके उपन्यास की दृष्टि से नाम देखे जाएं तो उनका उपन्यास गोदान 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, कर्मभूमि 1932 में लिखी गई, निर्मला 1925 में, कायाकल्प 1927 में लिखा गया, रंगभूमि 1925 ईस्वी, सेवा सदन 1918 ईस्वी, गबन 1928, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम 1922 और मंगलसूत्र उपन्यास वे पूरा नहीं कर पाए। उससे पहले ही मौत ने उनको अपनी आगोश में ले लिया। बाद में उनके पुत्र ने मंगलसूत्र को पूर्ण किया। इस प्रकार प्रेमचंद जी के जीवन की ये मुख्य झलकियाँ आपके सम्मुख प्रस्तुत की। अब हम बात करते हैं पूस की रात की कहानी की मुख्य बातें क्या क्या हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र हल्कू है, जो कि किसान वर्ग से आता है। कहानी के अन्य पात्रों में मुन्नी, जो कि हल्कू की पत्नी है, सहना एक साहूकार है, जबरा हल्कू का पालतू कुत्ता है। जब बात इसके शीर्षक की आती है तो पूस जो नाम इसका है, पूस का मतलब देशी महीने से है। भारतीय हिंदू पंचांग के अनुसार जनवरी और फरवरी, भारतीय हिंदू पंचांग के अनुसार 11वें माह का नाम पोह रखा गया है और अंग्रेजी माह के दिसंबर और जनवरी के समय में पोह माह का आगमन होता है। उस समय भयंकर कड़ाके की ठंड पड़ती है। मैदानी भागों में पड़ने वाली सूखी ठंड, कड़कड़ाती हुई ठंड जीवन को उधेड़ देती है और ऐसी स्थितियों में किसान और जब खेत में रखवाली करता है तब तो और भी मुश्किल जान पड़ता है। वो भी ऐसी स्थिति में जब किसान के पास में ओढ़ने के लिए ठीक से वस्त्र भी न हो। हल्कू ऐसा ही गरीब किसान है जिसके पास सर्दियों में खेत की रखवाली करने के लिए ढंग के कपड़े नहीं हैं। एक कंबल खरीदने के लिए उसने 3 रुपये इकट्ठे किए थे। सोचा था कि जब सर्दियों में खेत की फसल की रखवाली करेंगे तब अच्छी सी कंबल खरीद लेंगे जिससे खेत की रखवाली ठीक से कर पाए, परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। गरीबी इंसान की परीक्षा लेती है, गरीबी इंसान को तोड़ देती है, गरीबी इंसान को बहुत से ऐसे काम करने के लिए मजबूर कर देती है जो वो नहीं करना चाहता। गरीबी आदमी के सम्मान को भी ठेस पहुंचाती है। हल्कू किसान के साथ भी यही हुआ। वो 3 रुपये उसने जमा किए थे, परंतु उसी समय सहना साहूकार अपने पुराने कर्जे का तकाजा लेकर के हल्कू के घर आया और कहा कि मेरे बकाया पैसे दो, अन्यथा मैं तुम्हारा सामान उठा के पटकूँगा। और गाली देने के लिए उतावला हो, गाली देने के लिए तैयार हो गया। पर हल्कू किसान ये सोचता था कि वो गाली नहीं सुनेगा, इसलिए मजबूर होकर के उसने अपनी पत्नी मुन्नी से कहा कि भाई जो पैसे रखे हैं वो सहना को लाकर दे दो। परंतु पत्नी ने मना किया कि सर्दियों में फिर कंबल कैसे खरीदोगे। परंतु हल्को ने कहा कि पहले तो अभी जो मुसीबत आन पड़ी है इससे पीछा छुटाया जाए, सर्दियों की सर्दियों में देखा जाएगा। ऐसा कह करके वो रखे हुए पैसे सहना को दे दिए गए और इस तरह से जो पैसे कंबल के लिए रखे थे, कंबल खरीदने के लायक उनके पास अब कुछ बचा नहीं। जब सर्दियों का समय आता है तो उनके पास कोई ढंग की कंबल नहीं है, फटी पुरानी कंबल जिसमें से सर्दी रुकने का नाम नहीं लेती।
वह अपने पालतू जबरे कुत्ते के साथ खेत में जाता है, रखवाली करता है। जैसे जैसे रात ढलती है, सर्दी बढ़ती जाती है। हल्कू सर्दी का एहसास करके कंप आने लगता है। जबरे को अपने पास बिठाता है, अपनी गोद में लेता है, सोचता है शायद इससे सर्दी कुछ दूर भाग जाएगी। परंतु सर्दी जो थी उसने आज पूरा हठ किया था। हल्कू की पूरी परीक्षा लेने के लिए उतावली थी। फलतः हल्कू सर्दी सहन नहीं कर सका और सोचा कि कुछ इसका इलाज किया जाए। यह देख कर के वह आसपास कहीं किसी बगीचे में गया, वहाँ से पुराने पत्ते घास फूस इकट्ठा करके लाया और आग जलाई। आग जलाने के बाद में कुछ अच्छा महसूस हुआ और कुत्ते के साथ में अनेक तरह की बातें की उसने। हालांकि वो जानवर था, उनकी बातों को क्या समझे, फिर भी जानवर इंसान के मनोभाव को ठीक से समझ लेते हैं। हल्कू ने आग से ऊपर कूदने का खेल खेला, कुत्ते से भी कहा कि तुम भी कूदो। इस तरह से वो अपना दुख और परेशानी सारी भूल गया। सर्दी भी दूर हो गई, पर इसी बीच में उनके मन को बड़ी खुशी अनुभव हुई। ठंडक कम हुई तो धीरे धीरे ऊँघने लगा और उनको नींद आ गई। इसी बीच में उनके खेत के अंदर आवारा जानवर आ गए। उन पूरा का पूरा झुंड घुस आया। जबरा कुत्ता जो कि बहुत ही वफादार था, वो सोया नहीं और भौंकते भौंकते उन जानवरों की तरफ भागा, परंतु हल्कू की नींद नहीं खुली। जबरा उन आवारा पशुओं के बीच जाकर के उनसे संघर्ष करने लगा, परंतु आवारा पशु ज़्यादा थे। उन्होंने हल्कू के कुत्ते को संघर्ष में मार दिया। कुत्ता वहीं ढेर हो गया और उन जानवरों ने पूरे खेत को चर लिया। और खेत चरने के बाद में जानवर क्या करते, वो भी वहाँ से चले गए। सुबह तक हल्कू सोता रहा। जब सुबह उसकी पत्नी मुन्नी आई तो उसने खेत का हाल देखा तो बड़ा दुख हुआ कि अब कैसे होगा, हल्कू कहाँ है। देखा तो हल्कू सो रहा है। उसको बड़ी चिढ़ महसूस हुई। उसने उसको जगाया कि अभी तक सोते रहोगे, देखा है खेत का हाल। जब उसको उठाया तो उसने कहा क्या हुआ, जबरा कहाँ है, पता नहीं। ऐसा कह कर के दोनों देखने चले। देखा जबरा रास्ते में मरा पड़ा है, खेत खाली हो गया है, ढोरों ने खेत को चर लिया। पत्नी ने कहा कि अब कैसे करोगे, अब क्या करोगे, सारी मेहनत बेकार हो गई। तो हल्कू ने कहा चलो अच्छा हुआ, अब हम मजदूरी करके काम चलाएंगे, कम से कम सर्दियों में खेत की रखवाली तो नहीं करनी पड़ेगी। ये मुंह से निकले हुए शब्द बहुत बड़ी विडंबना लिए हुए हैं। किसान के जीवन की त्रासदी को व्यक्त करने वाले शब्द हैं कि किसान जो अपने खेत से अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करता है, वो ऐसा कहता है कि चलो अब खेत नहीं जोतना पड़ेगा, अब मजदूरी कर लेंगे। जिसके घर में खेत है और खेत में जोत करके अगर मजदूरी करता है, इससे बड़ी विडंबना किसी के जीवन में हो क्या सकती है। तो भले ही हल्कू बड़ी खुशी से कहता है, परंतु उस खुशी में उसकी दुख, उसकी त्रासदी, उसकी विडंबना सब कुछ छिपी हुई है। इस प्रकार इस कहानी का इन्हीं शब्दों के साथ समापन होता है। इसकी कहानी के संवाद देखें तो बहुत ही सुंदर, संक्षिप्त और चरित्रोद्घाटन में सक्षम संवाद हैं। देखिए कुछ संवाद मैं आपको बता रहा हूँ। जब आग जलाई और कुछ ठंडक महसूस कम हुई, तब उसका मन कि कुत्ते के साथ खेलने के हुआ। तो हल्कू ने जबरे से कहा, क्यों जबर, अब ठंड नहीं लग रही है? जबर क्या बोले, कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते? जबरे ने पूछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखिए कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूँगा। जबर ने
उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कहना, नहीं तो लड़ाई करेगी, ये कहता हुआ उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लंपट लगी, पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। यानी वो जानवर था, वो क्या समझे हल्कू उससे क्या बात कर रहा है, परंतु मजबूरी ही सही, हल्कू का जबरा ही इस समय अच्छा दोस्त है जिसके साथ वो ये कठिन घड़ी बिता सकता है। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के पार आ गया। इस प्रकार देखे जाए तो इस कहानी के संवाद बहुत ही सुंदर हैं, संक्षिप्त हैं और कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं, कहानी को गति प्रदान करने वाले हैं, कहानी को उद्देश्य तक पहुंचाने वाले हैं। इसकी कहानी के संवाद बहुत ही मार्मिक हैं। देखा जाए तो कुछ उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया है। उस समय का प्रसंग है जब आवारा पशु सारे खेत को चर गए और हल्कू खेत में सोता ही रहा। सुबह आकर उसकी पत्नी ने जगाया, तब वो खेत के विनाश को देखकर कहते हैं, मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। यानी हल्कू यहाँ चालाकी कर रहा है, झूठ बोलता है ताकि उसकी पत्नी उसे और न डांटे। दोनों फिर खेत के डांड पर आए, देखा सारा खेत रोंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी करनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। इस प्रकार देखिए कहानी के संवाद कितने सुंदर और अच्छे हैं। पूछ की रात कहानी के कुछ प्रश्न आपके होम असाइनमेंट के रूप में दिए जा रहे हैं, इनको आप करके ज़रूर भेजें। देखिए हल्कू ने कंबल के लिए कितने रुपए जमा किए थे। कहानी में हल्कू ने कंबल खरीदने के लिए रखे रुपए साहूकार को क्यों दिए थे। रात में खेत की रखवाली करते समय हल्कू ने ठंड से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए। पूछ की रात कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। जबरे की स्वामी भक्ति का वर्णन कीजिए। इस कहानी के आधार पर भारतीय किसान की दशा का चित्रण कीजिए। पूछ की रात में चित्रित कहानी वर्तमान भारतीय किसान की आर्थिक दशा में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। पूछ की रात में चित्रित किसान और वर्तमान भारतीय किसान की आर्थिक दशा में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। यानी इस प्रश्न में आपको ये देखना है कि जो पूछ की रात में हल्कू कैसा है और आज का किसान कैसा है, उन दोनों की दशा में क्या अंतर आया है, उसका चित्रण आपको करना है। किसान की आर्थिक दशा सुधारने के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे। कहानी के मुख्य पात्र हल्कू का चरित्रांकन कीजिए। और अंतिम प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, ये दोनों प्रश्न ही बहुत परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। कहानी के मुख्य पात्र हल्कू का चरित्रांकन और पूछ की रात कहानी की तात्विक समीक्षा। इस प्रकार ये कहानी पूरी हुई। पूछ की रात कहानी आपको समझ में आई होगी और शेष इस कहानी को ढंग से पढ़िएगा। जो छोटी मोटी बात कोई नहीं है तो वो भी आपके सामने होगी, आपको समझ में आएगी। एक सुविचार प्रेमचंद जी का आपके समक्ष रख रहा हूँ, फिर अपनी बात को मैं विराम दूंगा। प्रेमचंद जी कहते हैं कि समाज में जिंदा रहने में जितनी कठिनाइयों का सामना लोग करेंगे उतना ही वहाँ गुनाह होगा। अगर समाज में लोग खुशहाल होंगे तो समाज में अच्छाई ज़्यादा होगी और समाज में गुनाह नहीं के बराबर होगा। प्रेमचंद जी ने शोषित वर्ग के लोगों को उठाने का हर संभव प्रयास किया है। उन्होंने आवाज़ लगाई है, ए लोगों,
जब तुम्हें संसार में रहना है तो जिंदों की तरह रहो, मुर्दों की तरह जिंदा रहने से क्या फ़ायदा। इस प्रकार प्रेमचंद जी के विचार बहुत ही क्रांतिकारी हैं। वो अन्याय को सहन करने के समर्थक नहीं हैं, वे अन्याय का प्रतिरोध करना चाहते हैं। अन्याय को सहन करने वाला मुर्दे के समान है, और जो प्रतिरोध करके भले ही 10 साल जिए, वास्तव में सच्चा जीवन उसी का है। इस प्रकार आपने इस कहानी को बड़े प्रेम से और मनोयोग से सुना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए और अच्छी कहानियाँ और अच्छी जानकारी आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हूँ, और आपका ज्ञानवर्धन होता रहे, और परीक्षा की दृष्टि से आपका पाठ्यक्रम भी होता रहे, आपकी जानकारी बढ़ती रहे। इसके साथ में एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद।